Hello everyone. So today we are going to discuss the most important, or we can call the one of the most important topic regarding the internal security of India, that is नक्सलिज्म। नक्सलिज्म, ठीक है। तो नक्सलिज्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि नक्सलिज्म है क्या, कहाँ से आया था, क्यों आया था, क्या रीज़न है। देखिए, नक्सलिज्म का आने का सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेसी थी, ठीक है। डेमोक्रेसी हम लेके आ गए। अब क्या हुआ, डेमोक्रेसी में सबसे बात, अगर आप लोगों ने देखो मॉडर्न हिस्ट्री से इस चीज़ को कनेक्ट करना, डेमोक्रेसी जैसे आई इंडिया में, सबसे मेन रीजंस क्या था। इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स लेके आ गए। लैंड रिफॉर्म्स लेके आ गए। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको बेसिक थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री का पता है, नहीं पता तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में मैं ये बता रहा हूँ। देखो, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की पूरी लैंड वगैरह स्नैच कर लिया था। तो लैंड रिफॉर्म्स में, लैंड टेनेंसी एक्ट्स वगैरह में ऐसा कुछ किया गया था कि जो भी लैंडलेस लेबर्स थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उनको लैंड अवेलेबल करवाया गया था। मतलब एक लैंड सीलिंग रख दिया था। लैंड सीलिंग में बता दिया था कि भाई एक इंसान के पास 10 एकड़ 20 एकड़ जितना भी लिमिट गवर्नमेंट सेट करेगी उससे ज़्यादा लैंड नहीं हो सकता, और इसके सरप्लस लैंड को क्या, जो गरीब लैंडलेस लेबर्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये लैंड रिफॉर्म्स था। अब क्या हुआ, ये लैंड रिफॉर्म्स प्लान तो बहुत अच्छा था नेहरू जी का, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा बेकार था। कैसे बेकार था, मान लीजिए यूपी का कोई फार्मर है, उसको कहाँ का लैंड दिया लैंड रिफॉर्म्स में, केरला, आंध्र प्रदेश। अब वो बेचारा अपना घर बार छोड़ के वहाँ थोड़ी जाएगा। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, जो गरीब सोसाइटी थी, गरीब सेक्शन, स्पेशली फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए। ट्राइबल्स के साथ भी क्या इशू था, फॉरेस्ट लैंड वगैरह को स्नैच करके वहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ वगैरह बना दिया जा रहा था, तो ट्राइबल्स को वहाँ से भगा दिया जा रहा था। कंपनसेशन ऑन पेपर्स तो दिखाए जाए थे, पर कुछ रिहेबिलिटेशन नहीं, कुछ कंपनसेशन नहीं। ये लोग क्या होने लगे, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होने लगे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक रिजाइम। तो इस वजह से देखो वेस्ट बंगाल में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलने लगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ चलने लगी, डेमोक्रेसी। अब देखो वेस्ट बंगाल में ये तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जी की सरकार आने के पहले सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह, सीपीआई सीपीएम वगैरह का ही राज चलता था। अब कम्युनिस्ट पार्टी देखो, ये जो फार्मर्स एंड ट्राइबल्स लोग हैं, दे ऑलवेज आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सो ऑब्वियसली दे वुड बी टिल्टेड टुवर्ड्स कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था इन लोगों का, ठीक है। कम्युनिज्म का मीनिंग क्या रहता है कि सबको इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। इक्वालिटी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म में इक्वालिटी रहती है, तो ये लोग यही चाहते थे। तो इस वजह से देखो लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ, और भी हम आगे रीजंस वगैरह डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। इसके वजह से क्या हो गया, लोगों में डिसकंटेंट बढ़ता रहा, ठीक है। अब लोगों में डिसकंटेंट बढ़ता रहा तो नक्सलिज्म, एक्चुअली नाम नक्सलिज्म पड़ा कहाँ से, 1967 में बंगाल में दार्जिलिंग के पास एक जगह नक्सलबाड़ी, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे एक रिवोल्ट करवाया, ठीक है। पीपल्स रिवोल्ट हो गया था। यहाँ पे इन लोगों ने लोकल पुलिस को हटा के एक विलेज में कम्युनिज्म इस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ नक्सलिज्म। इस जगह के नाम नक्सलबाड़ी के नाम से पड़ा है, ठीक है। अब इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, चाइना के पॉलिटिकल लीडर थे माओ जेडोंग। माओ जेडोंग में था, इनका आइडियोलॉजी क्या थी कि आर्म रिबेलियन के थ्रू एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हटाना है, क्योंकि दे वर नेवर सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी एंड पीपल्स गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट टाइप ऑफ सेटअप, स्टेटलेस टाइप सोसाइटी बनाना है। और स्टेटलेस सोसाइटी जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये लोग चाहते हैं कि जिसमें सबकी इक्वालिटी हो, ठीक है। अब देखो नक्सलाइट्स में कौन होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मेनली मोस्ट ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ इंडिया, फार्मर्स, ट्राइबर्स, गरीब, जो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं सरकार से, ठीक है। और जिस एरिया में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो लोग ही क्या होते हैं, जिनको यहाँ पे इलेक्शन वगैरह में बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह नहीं दिए जाते, दे आर द पीपल हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नक्सलिज्म। जनरली नक्सलिज्म आपके अगर इंडिया में देखोगे तो कहाँ पे स्प्रेड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कुछ पार्ट्स ऑफ केरला। तो इसी रीजन को 9 से 10 स्टेट्स आते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या है, जैसे हम डिस्कस किया, सरकार को ओवरथ्रो करना है थ्रू पीपल्स वॉर। बात समझ में आई। नक्सलिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन में आई, मेरे हिसाब से आपको मिला होगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कॉल्ड नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यू कैन दीज कोटेशंस, यू कैन यूज दीज कोटेशंस इन योर आंसर्स, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए मैप है पूरा, कौन कौन से एरिया में नक्सलिज्म स्प्रेड है पूरा, आप इसमें देख सकते हैं।
डिटेल में किस में कैसे इसमें इस तरीके से अफेक्टेड। ये थोड़ा पुराना मैप है, हाँ, पर मोर और लेस सेम है। हाँ, अलग अभी तो नक्सलिज्म काफ़ी कम हो चुका है। अब देखो नक्सल्स की मेन स्ट्रैटेजी क्या होती है। नक्सल्स की मेन स्ट्रैटेजी क्या होती है? सबसे पहले गुरिल्ला वॉरफेयर। किस तरीके से नक्सल्स काम करते हैं भाई? सिक्योरिटी फोर्सेस है, जंगल में रहते हैं ये लोग, जंगल में भाई सिक्योरिटी फोर्सेस टेंट गाड़ के, तंबू गाड़ के, टेंट गाड़ के बैठिए, आएंगे धड़ाधड़ अटैक करेंगे, भाग जाएंगे। तो फर्स्ट हो गया गुरिल्ला वॉरफेयर। सेकंड होता है पावरफुल प्रोपोगेंडा, मतलब मशीनी। देखो नक्सल्स का अलग कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, अलग मतलब चीफ जस्टिस वगैरह रहते हैं, अलग लॉज होते हैं, अलग ऑर्डर रहते हैं, अलग सब कुछ चलता है। मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं मानते, तो ये क्या करते हैं, जो अनसेटिस्फाइड सेक्शन है जैसे कि ट्राइबल्स, फार्मर्स, रूरल एरियाज, जिनको डेमोक्रेसी का फ़ायदा नहीं मिल रहा, वहाँ पे ये प्रोपोगंडा करते हैं कि आप नक्सल मूवमेंट को ज्वाइन करो। ठीक है, ये वाली एक चीज़ है। फिर टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन मतलब कि जहाँ पे लोग वगैरह नहीं मानते, नक्सल्स वगैरह की बातें वगैरह नहीं मानते, तो वहाँ पे ऑफेंसिव कैंपेन वगैरह चलाते हैं। जो लोग नहीं मानते उनको प्रोसिक्यूट वगैरह भी किया जाता है। एंड सेम अप्लाइज विद द सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी प्रोसिक्यूट करते हैं ये लोग, जो कि मतलब नक्सल्स के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, न्यू स्ट्रैटेजी आई नक्सल्स की। नक्सल्स की न्यू स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे कि अभी तक देखो ये रूरल एरियाज़ में थे, बहुत ही बैकवर्ड तरीके से काम करते थे, पर अभी न्यू स्ट्रैटेजी में चाइना का सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, चाइना से फंडिंग वगैरह मिल रही है। अर्बन नक्सलिज्म इज़ द न्यू की वर्ड, अर्बन नक्सलिज्म। यहाँ पे क्या होता है, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिल जाते हैं इन लोगों को। ठीक है, रिसोर्सेस मिल जाते हैं, पब्लिक मिल जाती है, पॉपुलेशन मिल जाता है, फंड्स मिल जाते हैं। ठीक है, टेकीज़ मिल जाते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो ये नक्सल्स का एक तरीके से लिंक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अर्बन नक्सलिज्म एक नया कंसेप्ट आ रहा है आजकल। आप देखेंगे हालांकि ये कंसेप्ट अब इंडिया में नहीं आया, लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ अटैक मतलब अकेला भेड़िया अटैक कर रहा है। अकेला भेड़िया कैसे अटैक करता है? देखो क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, एक इंडिविजुअल को देखते हैं जो कि फ्रस्ट्रेटेड हो, मतलब अपनी लाइफ से हारा, उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं, बहुत हथियार देते हैं, बोलते हैं कि भाई क्राउडेड वाले एरिया में जाओ, बंदूक लेके सिविलियंस के ऊपर ओपन फायर कर दो। ठीक है, सिविलियंस के ऊपर ओपन फायर कर दो। इससे तो इससे क्या होगा, लोगों में खौफ पैदा होगा, और क्योंकि इंडिविजुअल बंदे नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को, नक्सल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को पकड़ नहीं पाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा लॉस एंजलिस में कैसीनो में हुआ था। ठीक है, कैसीनो में ये वाले अटैक्स वगैरह हुए थे। ये अभी इंडिया में नहीं आया लोन वुल्फ अटैक। इंडिया में ये प्रॉपर्ली क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि इंडिया में हथियार उतनी ईजीली नहीं मिलते। ठीक है, नक्सल्स अभी अर्बन एरियाज़ में बहुत अच्छे से नहीं आ पाए, है ना। सिक्योरिटी फोर्सेस के भी कहीं पर अपन सक्सेस वगैरह बोलेंगे। ठीक है, ये रीज़न से कि लोन वुल्फ अटैक अभी इंडिया में प्रॉपर तरीके से प्रोपोगेट नहीं कर पा रहा है। लोन वुल्फ अटैक को रोकने का तरीका क्या है, जो भी रिक्रूटिंग जैसे कि लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को कॉन्स्टेंटली सर्विलेंस करो, इनका लिंक सिविलियंस तक पहुंचने में, जिससे ब्रेन वॉशिंग वगैरह हो तो उसे तोड़ो। सीधी सी बात, एक तरीका है। तो अभी ये रिसेंट स्ट्रैटेजीज़ है नक्सल्स के, किस तरीके से ये लोग करते हैं। इनका अभी सबसे डेंजरस चीज़ क्या है कि टेररिस्ट वगैरह इनके साथ एक बहुत अच्छा लिंक बनता हुआ चला आ रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा चैप्टर रखेंगे, इसके बाद हम रीजंस ऑफ नक्सलिज्म वगैरह को डिटेल में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।